स्टार्टिंग कर दें। और बच्चे बुला लीजिए बाहर से, बुला लो बेटा। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक है हमारा रजिया सुल्तान। हाँ बेटा, क्या सब रेडी हैं? अच्छा, आज मैम ने क्लास नहीं ली है क्या? अच्छा, बच्चे सारे आ गए हैं? चलिए, कोई दिक्कत। ये बैग वैग कैसे रखें बीच में? अच्छा, तो आज कम बच्चे हैं ना क्लास में, वो चले गए हैं, सीक्वेंस टूट गया है। चलिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी और इसका क्या वर्चस्व रहा, ये सबसे जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जो है रजिया सुल्तान को देखा जाता है, अर्थात रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये पढ़ा आपने उसके विषय में कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बड़ा ही उदार प्रकृति का व्यक्ति था और वो दूसरों के प्रति जो था बहुत दया भावना रखता था। मैंने बताया था कि उसके दरबार में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मांगने के लिए, किसी भिक्षा को मांगने के लिए चला जाता था, अर्थात वो कितनी भी मूल्यवान हो, वो उसको मांग लेता था, तो उसका ये मेथड था कि वो उसको दे दिया करता, इसलिए उसको लाखों में दान देने वाला कहा गया। और जितने भी इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास लिखा, उन सभी ने कहा जाता है कि किसी एक इतिहासकार ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में ऐसा शासक, इतना उदार प्रकृति वाला शासक, लाखों में दान देने वाला, हाथियों को दान देने वाला और कुरान को कंठस्थ करने वाला, कुरान की शिक्षा के अनुरूप संचालन उसने अपने शासन का किया था, इसलिए उसको एक उपाधि कुरान खां की भी दी गई थी। कुरान के कंठस्थ होने की वजह से उसको कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हमने इस तरीके से आपने देखा, पढ़ा। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो इल्तुतमिश था, उसके विषय में भी हमने पढ़ा कि वो एक अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना गया। उत्तर भारत में इल्तुतमिश को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना गया। उसने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो है जाकर के उसने इतना बड़ा वर्चस्व स्थापित किया। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जब वो बैठा था इल्तुतमिश, तो उसने केवल और केवल साम्राज्य विस्तार की नीति को ध्यान दिया और जितना साम्राज्य उसने जीता उतने को उसने बेहतर और सुदृढ़ तरीके से चलाया। तो यहां तक की कहानी हमको पता लगती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों परस्पर कहीं ना कहीं संबंधी रहे हैं। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हमने पढ़ाया था कि उसके ससुर ने जो है उस पर अटैक कर दिया था उसका छीनने के लिए, बट ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं देखा गया। ठीक है, और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में
कोई किसी का विवाद नहीं देखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर वास्तविक संस्थापक के रूप में बैठ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो वास्तविक संस्थापक इसलिए था क्योंकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, और साम्राज्य विस्तार की नीतियों का ही कारण रहा है कि जो वो दिल्ली सल्तनत में वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना गया। वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन जाना गया? इल्तुतमिश। वो अपनी इसी पहचान से जो है दिल्ली सल्तनत में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में और विस्तार करने में जो है सफल रहा। अब हम यहां से आगे की तरफ जब जाते हैं, चीजों को आगे की तरफ हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो हम यहां से क्या सीखेंगे? यहां से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि कौन कौन गद्दी पर बैठा हुआ है। और अभी आप रजिया सुल्तान से पहले एक छोटा सा शासनकाल, एक बिल्कुल बहुत छोटा सा रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का देखेंगे, जो कि इल्तुतमिश का ही एक पुत्र था। ठीक है, इसने कैसे दिल्ली सल्तनत को जो है प्रतिस्थापित किया और कैसे ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अमीर सरदारों ने इसको बैठा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर सबसे बड़ा वाचस्पति था तो वो अमीर सरदारों का था, क्योंकि अमीर सरदारों का जो संगठन था वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि वो किसके द्वारा बना दिया गया था। वो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्काने चेहलगानी, जो कि 40 तुर्क अमीर सरदारों का एक संगठन था, वो किसने बना दिया था बेटा? इल्तुतमिश ने उसको बना दिया था। वो इसलिए बना दिया था कि आने वाले समय में अगर दिल्ली सल्तनत पर कोई अटैक करेगा या इसके साम्राज्य की जड़ों को कोई अंदर से हिलाना चाहेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो इतना आसान दिल्ली सल्तनत को उखाड़ना नहीं होगा। ये 40 जो तुर्क अमीर सरदारों का संगठन है, ये शासन संचालन में, प्रशासनिक फेरबदल में, अर्थात सुल्तान के परजक के रूप में जो है बेहतर काम करेंगे और उसको जो है यथोचित बनाया रखेंगे। तो अभी आप सबसे पहले रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में यहां से आप जानेंगे कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह कौन था, कैसे था। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि विलासपूर्ण जिंदगी को जिया तो बड़ा अजीब सा सुनने के लिए मिलेगा। एक नाम लिखेंगे हम लोग, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, कितने में बेटा? 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। और ये किसका पुत्र था? आपको मालूम होना चाहिए ये किसका पुत्र था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अभी आप जानेंगे कि इसके कितने पुत्र थे और कौन कौन थे और क्या क्या किस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अरे छोड़ो यार, इसे कहाँ चक्कर में पड़ गए। चलिए, अब हम रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की तरफ चलते हैं। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, हेलो हेलो, पीछे की तरफ है, इससे पूछ लो अबूदे की क्लास कहाँ चलती है। ठीक, आप चले जाना बेटा, पीछे दो गर्ल्स होंगी, वो क्लासेस के लिए आई हैं, ले आना अबूदे की। इल्तुतमिश, आपको शायद इल्तुतमिश के विषय में अभी कोई ठीक से जानकारी, कल पढ़ा आपने इल्तुतमिश? नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं बच्चों? आपने नहीं पढ़ा ना? सोचा कि चलिए मलिक सर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ा है कभी इल्तुतमिश के विषय में? लेकिन छोटी मोटी सी जानकारियां मिली होंगी बस, थोड़ा बहुत है ना करके। तो उसके बच्चों और परिवार के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते? चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं, दो बच्चे और आ रहे हैं, उनका शुरू से हो जाए तो बेहतर है, कॉलेज में ही है। तो यहां से हम लोग आए नहीं आए, देखना आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, किसी का वेट नहीं करना।
तो आज क्लास बिल्कुल खत्म। नूर आलम सर ने ज्योग्राफी के टीचर है वो, अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है ना, हंसा हंसा के पढ़ाते थे, मतलब बड़े इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाते हैं और हंसी आती होगी। हाँ मतलब जोड़ देते हैं इधर से, वो इंटरेस्टेड तरीके से याद हो जाता है। और बेहतर है कि देखो, अब मान लो सीरियस पढ़ाने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं, हम सीरियस ही पढ़ाते हैं हम लोग, पूरे 1.5 घंटा जो भी है। बच्चों को निकलने कहाँ देते हैं इसमें, अलग अलग की बातें बताते हैं कि हम थोड़ा सा तो हंसने का जो है बनता है, थोड़ा सा तो हंसी आ ही जाती है बीस टॉपिक में कभी ना कभी। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये एक इतिहास का ऐसा नाम जिसका बाचस्प केवल जबरदस्ती के आधार पर, इतिहास का एक ऐसा नाम जो केवल जबरदस्ती के आधार पर जो है राजा बना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बच्चों, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो डेट मानी जाती है वो 1236 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1236 से। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश जब बामियान युद्ध के लिए जा रहा था, बामियान 1236 में है ना, तो बामियान युद्ध को जाते समय इल्तुतमिश 30 अप्रैल 1236 को वो बीमार पड़ गया। क्या हुआ? नहीं है? लो, इस पे कॉल आ रही है, बात कर लो, इनसे पूछ लो कि किधर हैं आप, बीच क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना। जाओ। तो 30 अप्रैल ही है ना? अरे प्यारे बच्चों, 30 अप्रैल है ना? 30 अप्रैल 1236 को बामियान के रास्ते में क्या हुआ कि वो उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो इसके पुत्र भी थे और एक पुत्री भी थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। क्या थी? देखो, याद करने वाला क्वेश्चन है, इतना प्रचलित क्वेश्चन है कि बहुत बार छोटे छोटे एग्जामों में ही आता है। ठीक है, तो आप रजिया सुल्तान के बारे में कहेंगे कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इससे पहले ना तो कोई महिला सुल्तान बनी थी और ना ही इसके बाद कोई महिला सुल्तान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रही, क्योंकि इसके कारनामे ऐसे थे, इसने पूरे समाज की लड़कियों को जो है शर्मसार कर। ठीक है, अर्थात कर्मों के सिद्धांत के अनुसार फल मिलता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि कर्मवादी कारस्ते मां फलेसु कदाचन कदाचपि च अस्ति, कि आपको अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। लेकिन इस रजिया ने तो ऐसा काम किया कि खुद तो डूबी डूबी, वो कहावत है कि हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। ठीक है, और महिलाओं को भी इसने उस स्तर का मौका नहीं दिया। तो रजिया सुल्तान से पहले अब हम लोग बात करते हैं कि हुआ यह कि 30 अप्रैल 1236 को जब इल्तुतमिश बामियान युद्ध के लिए जा रहा था तो रास्ते में बीमार पड़ गया और बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जब दिल्ली मतलब बामियान जाते हुए उसकी डेथ हो गई तो उस टाइम इल्तुतमिश जो है अपना वास्तविक उत्तराधिकारी किसी को घोषित करके नहीं गया। वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गया। क्यों? क्योंकि वंशावली जो सत्ता थी हमारी वो इस प्रकार से थी कि जो बड़ा बेटा हुआ करता था ना, वही आगे सल्तनत का सुल्तान बनता था। ये गजनी से हमने देखा, गजनी साम्राज्य से हम पढ़ते हुए यहां पर आ गए तो हमने देखा जो पहले से ही सुल्तान हुआ करता था, मतलब पिता का बड़ा बेटा। हमने प्राचीन इतिहास में भी यही देखा है, क्योंकि आपने गुप्त वंश में पढ़ा होगा, जब समुद्रगुप्त का जो भाई था वो रामगुप्त, जो उसका बेटा था, वो बाद में जो है सुल्तान बना। इसी तरीके से फिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बना।
तो यहां पर हमने इस चीज को देखा इसमें, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप जो बड़ा पुत्र होता था वो सुल्तान बनता था। लेकिन यहां उल्टा रहा कुछ। अब 30 अप्रैल 1236 को जब सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब सुल्तान जीवित था तो उसने क्या काम किया, उसने अपने सबसे उसके लगभग लगभग 6 पुत्र थे। कितने थे बेटा? 6 पुत्र। 6 पुत्रों में वो अपना सबसे जो योग्य पुत्र मानता था, 6 पुत्रों में वो अपना सबसे योग्य जो पुत्र मानता था वो नसीरुद्दीन महमूद को मानता था। किसको मानता था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं योग्य पुत्र, ये इंपॉर्टेंट है, नसीरुद्दीन महमूद। ये कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ये इसका बड़ा पुत्र था और इल्तुतमिश को इस पर जो था ब्लाइंड ट्रस्ट था कि ये मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मेरा शासन का संचालन बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन हुआ दुर्भाग्य की बात थी कि 1229 में इसकी जो है आकस्मिक रूप से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो अन्य पुत्र थे उस पर से इल्तुतमिश को यह भरोसा उठ गया कि मेरे शासन का कोई संचालन कर पाए। उसको बिल्कुल भी किसी भी पुत्र पे यह भरोसा नहीं था कि वो मेरे शासन को चला लेगा। तो इस समय हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या था कि उसको लगता था कहीं ना कहीं रजिया के अंदर वो गुण है जो कि मेरे शासन संचालन कर सकती है। लेकिन अभी रजिया छोटी थी और यह भी आता है इतिहास के अंदर, इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि रजिया सुल्तान जब छोटी थी तो उस समय इल्तुतमिश जब कभी राज सिंहासन पर बैठता था या कोई चीज मतलब जो है डिसीजन सुनाता था, अर्थात दरबार लगाने के समय में वो रजिया को अपने बराबर में उसकी एक छोटी सी कुर्सी बनवाकर वहां बिठाता था ताकि रजिया इन चीजों को जाने और सीखे। और रीजन क्या हुआ? ठीक है, अब इन 6 पुत्रों के नाम लिखना चाहोगे बच्चों? ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पुत्र था वो नसीरुद्दीन महमूद था जो 1229 में इसकी डेथ हो गई। ठीक, यहां पर जो है हुआ क्या कि इल्तुतमिश का मनोबल टूट गया, उसको लगा कि मेरा कोई योग्य पुत्र नहीं बचा। उसके बाद में पहला गियासुद्दीन महमूद, इसका पहला पुत्र था गियासुद्दीन महमूद, याद रखना गियासुद्दीन महमूद। दूसरा था शिहाबुद्दीन महमूद। क्या था? शिहाबुद्दीन महमूद, लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बोल देते, लिखिए शिहाबुद्दीन महमूद। और तीसरा था कुतुबुद्दीन महमूद। तीसरा पुत्र कौन था? कुतुबुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन महमूद। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन महमूद के बाद में आता है रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। कौन सा आता है? रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इसमें रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में एक अन्य और पुत्र आता है जिसका नाम है, इतिहास के अंदर इसको पढ़ेंगे अभी आप, जो सबसे ज्यादा इतिहास के अंदर इसी का रिएक्शंस रहे हैं, इसने देखा इसके शासनकाल में, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। और छठी संतान कौन सी थी? रजिया सुल्तान। अब रजिया पे आ जाइएगा भाई, लिख हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, अब यहां पर पढ़ेंगे आप रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। अब समझ, ये तो थे पुत्र। बच्चों ध्यान देंगे, अब बोलेगा कोई नहीं। 30 अप्रैल 1236 को जिस समय मृत्यु हुई इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अमीर सरदार, अब मैंने आपको बता दिया, सीधो के बैठ, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 में, तो मृत्यु के बाद क्या किया कि उसके दरबार में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली और बाचस्पशाली थे वो अमीर सरदार थे। अमीर सरदारों ने क्या काम किया कि इसके किसी भी पुत्र को अयोग्य ठहराते हुए, मतलब कि उन्होंने देखा कि जिस पर जो है इल्तुतमिश को भरोसा था वो तो 1229 में खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद सबसे योग्यता पुत्रों में से जो है वो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह था। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, मैं आपको बता देता हूं, गद्दी पर बैठा।
और गद्दी पर कब बैठा? कहा जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के 2 दिन बाद इसको जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अमीर सरदारों के द्वारा बिठा दिया गया। जब अमीर सरदारों के द्वारा इसको बैठा दिया गया तो इसका रीजन अमीर सरदारों ने बताया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन का संचालन करने में बेहतर है, क्योंकि इसने बदायूं जो आपके करीब में पड़ता है, और दूसरा लाहौर, ठीक है, बदायूं और लाहौर की जो है सूबेदारी को संभाल रखा था। इसको उनको ट्रस्ट था कि ये जो है शासन संचालन कर सकता है, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में जो है अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के 2 दिन बाद ही गद्दी पर बैठा दिया। 2 दिन बाद जब गद्दी पर बैठा दिया तो उस समय मैं आपको बताऊंगा मिनहाजुल फिरोज, आपने सुना है मिनहाजुल सिराज का नाम सुना है, एक इतिहासकार है, वो इसके विषय में लिखता है कि ये एक सुंदर सरल और स्वभाव का था, मतलब एक बहुत सरल स्वभाव का था। अब यहाँ पर 2 चीजें का रहस्यमय चीज है कि एक तो जगह लिखा उसने कि सुंदर था, आकर्षक था, देखने में बेहतर था, ठीक है। दूसरा उसने लिखा असीम उदारता, मतलब एक जो है जो किसी पे भी दया भावना रखने वाला व्यक्ति होता है ना। फिर उसने दूसरा गुण इसका बताया कि ये इंद्रिय लोलुप, अभी बताएंगे हिंदी इसका अर्थ। इंद्रिय लोलुप व्यासनों के कारण जो था ये अपनी आदत से मजबूर हो गया और अयोग्य शासक के रूप में साबित हुआ। इसका मतलब यह है इंद्रिय लोलुप व्यासनों का मतलब है कि जो जिसकी नजरें गलत हो जाती हैं, हर चीज को गलत वे में ले जाता है, ठीक है, अर्थात स्त्रियों को आकर्षण करना या भोग विलास में लिप्त हो जाना, इस तरीके से मतलब कि बिगड़ गया था। ये कहने का मतलब यह है, वो लिखता है कि मस्खरे जोकर टाइप के लोगों के साथ में जो है उठना बैठना और ड्रिंक वगैरह करना, इस तरीके से ये लिप्त हो गया था। इसलिए जो है ये शासन संचालन को बेहतर तरीके से नहीं संभाल सकता था। परंतु क्या था कि अमीर सरदारों की जिद के आगे जो है, क्योंकि तुर्कानी चहलगानी जो संगठन था वो मजबूत था और जो इसके पिता ने उसको बनाया था, तो उसी की वजह से ये जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ, जब अर्थात इसको एक उपाधि भी दी गई है, इसको एक उपाधि दी गई है कि बिलास प्रेमी जीप कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? एक उपाधि, इसे लिख सकते हैं, ठीक है, रुकनुद्दीन को बिलास प्रेमी जीप। देखो बिलास प्रेमी जीप भी इसको भारतीय इतिहास के अंदर ये दर्ज है, इसको बिलास प्रेमी जीप के नाम से भी जाना गया, इसकी उपाधि दी गई। हुआ क्या था कि 1227 में, कितने में? 1227 में इसको बदायूं के सूबेदार जब ये रहा तो उस समय मैंने आपको एक युद्ध पढ़ाया था कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय को प्राप्त किया। अब यहां से इतिहास बदल लेता है, थोड़ा सा अलग चला जाता है। होता क्या है कि इल्तुतमिश उस समय जीवित था, अर्थात जब ये 1227 में बदायूं का सूबेदार था तो उस समय इसका पिता इल्तुतमिश भी था, ठीक, क्योंकि इल्तुतमिश 1236 में खत्म हुआ तो इसका मतलब इस समय इल्तुतमिश था। लेकिन यहां से इतिहास क्या बदलता है? इतिहास ये बदलता है कि जिस समय ये बदायूं का सूबेदार था 1227 में, और इसका पिता जो इल्तुतमिश था वो ग्वालियर के लिए जब अटैक करने के लिए गया तो ग्वालियर को जाते समय उसके सामने एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्वशाली सूबा रहा है लाहौर, समझ रहे हैं, लाहौर। और जब वो ग्वालियर गया तो दूसरा सूबा क्या बचा? दिल्ली। भाई जब वो वहां जाएगा तो दिल्ली और लाहौर 2 बचेंगे। तो उसने क्या काम किया कि लाहौर की जो बागडोर थी वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को देके गया। जब वो ग्वालियर विजय पे गया तो किसको देके गया लाहौर की बागडोर? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन उसने क्या काम किया? दिल्ली को देकर के गया वो रजिया सुल्तान। किसको देकर के गया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को वो जब दिल्ली देकर के गया, वहां से आता है, आने के बाद देखता है कि दिल्ली की व्यवस्था पूर्ण मिलती है उसको। जब पूर्ण मिलती है तो उसने एक, वहां का उसका एक सूबेदार था, उसने उसको बुलाया, मोहम्मद दाविर उसका नाम था। दाविर को बुलाया और उसने ये ऑर्डर किया कि कल को भरी सभा के अंदर एक मनोनयन पत्र तैयार की जाए, जॉइनिंग लेटर, और वो रजिया सुल्तान के नाम से किया जाए, और हम कल रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे कि हमारे मृत्यु के उपरांत, हमारी मृत्यु के बाद में रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान हो, क्योंकि उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह पे जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। अर्थात उसने कहा था, जब उससे ये बात उठी थी
कि आपके इतने सारे पुत्र होने के नाते आप रजिया को सुल्तान क्यों बनाना चाहते हैं? तो इतिहासकार इस्लामी लिखता है कि इल्तुतमिश ने कहा कि मैं रजिया सुल्तान को जब सुल्तान बना के जाऊंगा तो ये खुद आने वाले समय में तुम्हें इसका ये जवाब मिल जाएगा कि मैंने रजिया को सुल्तान क्यों दिल्ली का बनाया था। ये बात इतिहासकार लिखता है और इल्तुतमिश जो है वहां से टाइपिंग करा के अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित कर देता है। अब यहां से शुरू होती है भाई रजिया की कहानी। ठीक है, यहां से किसकी शुरू होती है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अभी हटा देंगे। अब रजिया की कहानी कि रजिया दिल्ली की सल्तनत पर किस प्रकार से बैठी। ठीक है, इसका दायित्व तो आपको पता लग गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन इसका दायित्व पता तो लग गया लेकिन अधूरा है। क्यों? अब इसको देखिए कैसे हटाया जाएगा और रजिया कैसे बैठेगी। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 40 तक। रजिया के बारे में क्या कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर लगभग 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन किया। कितने दिन का? 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन का शासन किया। कितने दिन का? याद रखना, दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान का जो शासन रहा है वो 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन के शासन के अंदर इसने कितने कितने कोतक किए हैं ये अभी पता लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले रजिया का जन्म। बच्चों कोई बता सकता है कि रजिया के जन्म की डेट क्या रही है? नहीं बता सकते। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि रजिया का जन्म जो था वो 1206 में हुआ और जो बदायूं में हुआ था, क्योंकि इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार रहा था और बदायूं का पहला सूबेदार बना, जिस वजह से उसका जो ज्यादातर मन था, जो ज्यादा प्रेफरेंस देता था वो बदायूं को देता था। उसके बाद में इसके पिता का नाम आता है। ठीक है, 1206 में इसका जन्म हुआ। इसका पिता कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सुल्तान रहा है। इसके बाद इसकी माता आती है। माता का नाम था शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान। ये जानते हैं शाह तुर्कान कौन थी? ये एक दासी थी। दासी, दासी कहते हैं जो दास होते हैं। ठीक है, ये शाहों की दासी थी। शाह के अंदर जो राजा महाराजाओं के जो दासियां होती थी ये वो दासी थी। अब आता है कुतुब बेगम शाह तुर्कान, अर्थात इसका एक नाम और आता है कुतुब बेगम भी कहते हैं इसको, कुतुब बेगम। अब आता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ये टॉपिक वो है जो आप नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए उतारेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए उतारेंगे। राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 को हुआ इसका, अर्थात दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कितना? 10 नवंबर 1236 को। इसके बाद में आता है, ठीक है, इसके बाद में आता है इसका उत्तराधिकारी और पूर्वाधिकारी। पूर्वाधिकारी में जो इससे पहले था, इस पूर्वाधिकारी में कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अभी था कि नहीं था? है ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उत्तराधिकारी में था मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो इसकी मौत का कारण बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा दोनों का। इसके बाद में आता है जीवन संगी। कौन आता है? जीवन संगी। याद रखना, जीवन संगी। जीवन संगी का मतलब होता है, क्या होता है? जिसके साथ जीवन जिया जाता है। क्या होता है? उसका नाम पता है? अल तूनिया। देखो भाई, ये तो हो गया एक बेसिक नॉलेज। अल तूनिया वो जीवन प्रेमी था जिसे आप सोच रही हैं, ये जीवन संगी था। ठीक है, वो जीवन प्रेमी था। अभी देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन करेगी। ये तो दिल्ली सल्तनत में कई बार परिवर्तन किया और मोहब्बत में भी परिवर्तन कर बैठी। तो यहां पर अब देखें रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। ये एक बेसिक नॉलेज थी रजिया सुल्तान की, किस तरीके से बैठी। अब यहां से चलेंगे। उतार लिया? चलते।
बेटा जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया, अर्थात मनोनयन पत्र जो था वो किसके नाम का था? रजिया सुल्तान के नाम का था। तो ये एक ही मां से पैदा नहीं थी, मैं आपको बता देता हूं। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और मोइजुद्दीन बहराम शाह था वो अलग अलग माताओं से पैदा थे, ये रजिया केवल कुतुब बेगम से पैदा थी। अब हुआ क्या कि जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया अमीर सरदारों ने, तो ये बात रजिया को तो थोड़ा लगा कि चलो मेरा भाई है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात जो है कुतुब बेगम शाह तुर्कान को नहीं गली। और जब नहीं गली, क्योंकि वो राजा की पत्नी रही है, सुल्तान की पत्नी, तो वो सुल्तान के सारे गुण जानती थी, अर्थात वो शासन संचालन किस प्रकार से किया जाता था ये भी जानती थी, और ये एक दासी थी। अब हुआ क्या कि जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठ गया, तो उस समय जो है कुतुब बेगम को जो है ये जो है बात खली नहीं, और उसने वहां पर जो है, अर्थात कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश का जो परिवार था, इसने परिवारवाद छेड़ दिया, अर्थात इसने अपने परिवार को जो है अपना विद्रोही मान लिया, और ये वहां पर जो है क्या करने लगी, इसने क्या काम किया कि परिवार लोगों को हटाना शुरू कर दिया। हटाना शुरू का मतलब है कि इसने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया उनके परिवार में। जब अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि लड़ाई युद्ध, आपस में गृह युद्ध छिड़ गया। यहां पर गृह युद्ध जब छिड़ा, तो रजिया ने क्या काम किया कि इस गृह युद्ध का बहुत बेहतर अवसर जो है रजिया को मिला, और रजिया ने इसका जो है उचित लाभ उठाया। रजिया ने क्या काम किया कि इस फैली अराजकता के मध्य रजिया ने खास जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद दिल्ली में जो मस्जिद बनी हुई थी उस समय, तो जुम्मे की नमाज के बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर के नमाजी निकले, तो रजिया सुल्तान ने लाल कपड़े अर्थात लाल वस्त्र पहन करके जो है उन लोगों से अपने समर्थन की भीख मांगी। अर्थात दिल्ली की जनता ने जो है रजिया के प्रति समर्थन कर दिया। रजिया के प्रति जब समर्थन कर दिया, तो रजिया को जनता का समर्थन मिला। तो जनता के समर्थन के साथ में जो तुर्कान चहलगानी, जो 40 अमीर सरदार थे, उनको भी ये बात माननी पड़ी, क्योंकि मनोनयन पत्र में उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश, वो इसी को घोषित करके गया था। जब ये बात माननी पड़ी, तो रजिया इस चीज में जो है सफल हो गई, और उसने 10 नवंबर 1236 को दिल्ली की गद्दी पर अपना जो है दिल्ली सुल्तान के रूप में राज्याभिषेक करा दिया। अर्थात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। ठीक, ये 1236 में बैठा और 1236 में ही हट गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है 2 से 4 महीने की मध्यस्थता की बात कही जाती है, 2 महीने रहा ऐसे ही बोला जाता है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुर्कान को ये बात गल नहीं रही थी, तो उसने जो है तुरंत से पहले जो है माहौल खराब करवा दिया, बिगड़वा दिया। ठीक, तो यहां पर जब जनता का पूर्ण सहयोग मिला, तो रजिया जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई, तो आप जानते हो कभी कभी जो है ऐसा होता है कि बैलगाड़ी, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, तो बैलगाड़ी चल रही, तो वो सोच रहा है कि मेरी वजह से ही चल रही है, चलती रही बैलगाड़ी, कुत्ते को लगा कि मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही। उसके बाद जब कुत्ता रुका, क्योंकि कुत्ते के अंदर एक आदत होती, थोड़ी दूर भाग के रुक जाता है, जब कुत्ता रुका तो बैल गाड़ी खींच ही रहे थे, गाड़ी आगे चली गई। जब गाड़ी आगे चली गई, तो कुत्ते को लगा कि यार गाड़ी कहाँ है, ये तो हम चला रहे थे, गाड़ी तो अभी भी चल रही है। तो ये कभी कभी भ्रम हो जाता है आदमी को कि मेरी वजह से चीजें सिस्टम चल रही हैं। ऐसा ही रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत पर बैठकर हुआ, अर्थात एक महिला का रूप देखिए अब आप, ये किस तरीके से जो है शो ऑफ करेगी। सभी तो एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन रजिया सुल्तान ने कुछ अलग उस जमाने में, उस टाइम में ऐसा किया जैसा नहीं होना चाहिए था। जब 10 नवंबर 1236 को रजिया का दिल्ली की सल्तनत पर राज्याभिषेक हो गया, दिल्ली में बैठ गया, तो रजिया को लगा कि अगर दिल्ली की गद्दी संभालनी है, तो सबसे पहले हमें अपने विद्रोहियों को खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद्रोही। उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क अमीर सरदारों में कौन कौन विद्रोही थे, उसने अपनी जो है क्या काम कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई कौन कौन जो है मेरा विद्रोही है, और मुझे क्या क्या करना है, किस किस को मारना है। अर्थात मुझे शासन संचालन की बेहतर गद्दी को चलाने के लिए अपने विरोधियों को जरूर मारना पड़ेगा। ठीक, और रणनीति सुल्तान वाली, भाई अगर सुल्तान की गद्दी संभालेगी, क्योंकि अपने पिता के साथ में रजिया ये सब देख चुकी थी। क्योंकि मैंने कहा है कि रजिया सुल्तान की गद्दी जो है एक छोटी सी जो है इल्तुतमिश ने अपने बराबर में बनवा रखी थी, क्योंकि एक पुत्री थी, उसको प्रेम करता था बहुत ज्यादा।
और उसको लगता था कि रजिया के अंदर वो सब गुण हैं जो एक सुल्तान के अंदर होने चाहिए, मेरे अन्य पुत्रों के अंदर वो गुण नहीं है, इसीलिए उसने जो है अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना और रजिया इसमें बेहतर संचालन करती। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी मजबूर हो जाता है। रजिया जब बैठी तो इसने अपने विरोधी तुर्कों में सबसे पहले जो है निजामुल मुल्क जुनेदी, एक नाम आता है निजामुल मुल्क जुनेदी। निजामुल मुल्क जुनेदी जो है इसका सबसे घोर विरोधी था। इसने क्या काम किया, उस पर जब युद्ध मतलब बुरी तरीके से उसको मरवाना चाहा, उसके साथ में एक जगह युद्ध किया इसने, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसको लगा कि यार निजामुल मुल्क जुनेदी को लगा कि दिल्ली की सुल्तान है रजिया, महिला को मत देख के, महिला को है तो उसको दबा लेंगे। तो वो डर के मारा बेचारा सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया कि जान बची तो लाखों पाए भाई, ठीक है। तो सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ जब भाग गया तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जान तो बच गई लेकिन वो तुर्क अमीर सरदारों में से भाग गया, ठीक। अगला टारगेट रजिया को लगा कि चलो भाई एक तो गया। अगला जो टारगेट था मलिक अलाउद्दीन जानी। कौन था अगला टारगेट? मलिक अलाउद्दीन जानी। यह भी तुर्क अमीर सरदारों के संगठन में से एक व्यक्ति था, ठीक। अब हुआ क्या कि रजिया का एक घोर विरोधी था। जिस समय रजिया दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक करा रही थी तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रजिया बैठे। इसने लोगों के अंदर रजिया के प्रति जो है गलत भावनाएं फैलाई। तो रजिया को लगा कि मेरे बैठने के बाद भी ये अमीर सरदारों का उकसावा पैदा करेगा, जिससे मुझे जो है शासन संचालन में प्रॉब्लम आएगी। और इसने उस समस्या का निराकरण करते हुए, ठीक है, सबसे पहले क्या काम किया कि इसने जो अलाउद्दीन जानी था उसको पकड़वाया और पकड़वा कर क्या जिंदे को हाथियों के नीचे फिकवा दिया। क्या करा? जिंदों को हाथियों के नीचे फिकवा दिया और हाथियों से कुचलवा करके इसकी हत्या करा दी गई। ये भारतीय इतिहास के अंदर दर्ज आता है, ठीक है, कि किस व्यक्ति को रजिया सुल्तान ने हाथियों के द्वारा कुचलवा कर उसकी हत्या करवा दी थी। तो इसका नाम क्या था? मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है। अब तीसरा टारगेट जो था इसका वो था मलिक सैफुद्दीन कूची। कौन था? मलिक सैफुद्दीन कूची। अबे मलिक सर मत लिख दियो, ये बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि मैं जीवित हूं, ठीक है। हाँ, मलिक सैफुद्दीन कूची को बहुत आसानी से इसने पकड़ा और पकड़वा कर क्या क्या काम किया, इसने कारागार में डलवा दिया। मलिक सैफुद्दीन कूची जो था, एक सैफुद्दीन किचलू भी आता है भारतीय इतिहास में, लेकिन ये सैफुद्दीन कूची है। मलिक सैफुद्दीन कूची और सैफुद्दीन कुचलू जो आता है वो किसमें आता है मालूम है आपको? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। मॉडर्न इंडिया के अंदर आता है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध कर रहे थे लोग, मतलब उस टाइम जो कांड हुआ था तो इन्हीं की गिरफ्तारी का विरोध था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने जब गिरफ्तार कर लिया था तो उस समय उनका विरोध कर रहे थे लोग। वहां पर जो सभा आयोजित की जा रही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उन्हीं का विरोध करने के लिए, तो उसी के विरोध में जो है जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तो उसमें एक नाम आता है सैफुद्दीन कुचलू। इसलिए याद रखिएगा कि ये मलिक सैफुद्दीन कूची थे, ठीक है। इसको क्या काम किया रजिया ने? बहुत आसानी से पकड़वाया और पकड़वाने के बाद क्या करा? कारागार में डलवा दिया। और कारागार में डलवाने के बाद इसको भूखा प्यासा रखा, सूखता सूखता ये मर गया कुछ दिनों बाद, ठीक। अब यहां से क्या हुआ कि रजिया को जब जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया और रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और तीनों विद्रोहियों को रजिया ने साफ कर दिया, तो अब रजिया को लगा कि मेरे शासन और संचालन में कोई भी अटैक नहीं है। तो सबसे पहले जब रजिया ने दरबार लगाया, समझ रहे बात को? तो रजिया ने जब सबसे पहले दरबार लगाया तो उस समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी बच्चों। पर्दा प्रथा मतलब कि महिलाएं पर्दे में आती थी। रजिया ने सीधा पर्दा उतारा और सीधी जो है मर्दों वाली वेशभूषा पहनी और दरबार में बिल्कुल नंगे सिर, एकदम हूबहू बिल्कुल मनुष्य मानव जाति का एक, ठीक है, अद्भुत प्राणी बनकर के जो है वो दरबार में आ गई। जब वो दरबार के अंदर बिल्कुल मर्दों वाली वेशभूषा पहन के आई तो भाई पहली बार आएगी तो अजीब सा लगेगा, लेकिन दिल्ली का सुल्तान कौन बोले आप उससे? उससे बोलेंगे तो ये अमीर सरदार ही बोलेंगे, जो तुर्कानी चहलगानी जो इसके पिता के द्वारा बनाए। और इसने क्या काम किया कि जब ये
पर्दा प्रथा को इसने त्याग करके ये दरबार में आना शुरू कर दिया, दरबार लगाना कंटिन्यू शुरू कर दिया। बोले जिसकी जो समस्या है वो लेकर आए। अर्थात इसने कहा कि हम युद्धों में भी भाग लेंगे, मतलब एक पुरुषों की भांति पूर्ण कार्य पुरुषों की भांति करना स्टार्टिंग कर दिया इसने। और ये क्या करा, पर्दा प्रथा को त्याग दिया। दूसरा, युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया। युद्धों में भाग के साथ में इसने क्या काम किया, कुलह, टोपी को कहते हैं, एक टोपी होती थी उस समय, इसने टोपी कोट वगैरह बिल्कुल एकदम वेशभूषा जस्टिफाई पहन करके जो है दरबार में आना जाना शुरू कर दिया। अर्थात पूर्ण रूप से ये स्त्रियों वाला कोई ढंग इसके अंदर नहीं था, केवल और केवल जो है पुरुषों की भांति इसने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया। लेकिन एक सुल्तान, समस्या यह थी कि अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना कि दिल्ली के इतिहास में भारत की पहली मुस्लिम महिला एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली सुल्तान की रजिया ही थी। कौन थी? रजिया। अर्थात रजिया सुल्तान को ही दिल्ली का पहला और अंतिम जो है मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है। जब ये यहां पर बैठी तो उस समय इसने चोला पहन करके भी दरबार लगाना शुरू करा, चोला भी पहना इसने। जब दरबार शुरू करा तो 40 अमीर सरदार जो थे वो बोले यार ये बात हमारे गले से नहीं उतरेगी भाई, क्योंकि पर्दे में आती हैं स्त्रियां और इसने तो जो है बिल्कुल पर्दे को भी खत्म करने के बाद भी हम अपनी आंखें बंद करें, क्या करें, ठीक है, ये बात नहीं होगी। क्योंकि 40 अमीर सरदारों का जो संगठन था वो बहुत मजबूत हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, इसको खत्म बलवन करेगा, कौन करेगा इसको? यह आता है किसने समाप्त किया था? तुर्कानी चहलगानी को समाप्त कर किसने किया था? तो बलवन आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये बलवन के टाइमिंग पीरियड में पढ़ेंगे आप, अभी यही पढ़ना है। तो जब इसने इस तरीके से आना शुरू किया तो जो अमीर सरदार थे वो इसके खिलाफ आ गए। लेकिन उसमें इसने क्या काम किया, रजिया के 2 अमीर सरदार बड़े प्रिय थे। 2 अमीर सरदार, क्योंकि होता है देखो भाई 40 में 1-2 तो आदमी जो है सपोर्ट में होता ही है, ठीक है। उनमें एक का नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन और दूसरे का था ऐतगीन। कौन था? ऐतगीन। देखिए ये प्रिय सरदार लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिखना बड़ा ये आगे जाके प्रिय सरदार, यहां पर लिख सकते हैं रजिया सुल्तान। तो पहला कौन था? ये था मलिक इख्तियारुद्दीन और दूसरा कौन था? ऐतगीन। याद रखिएगा मेरी बात, जब रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी तो उसने क्या काम किया, ऐतगीन को बदायूं का सूबेदार बनाया। क्या करा इसको? बदायूं का सबसे पहले इसको सूबेदार, क्योंकि ये रजिया का सबसे विश्वास पात्र आदमी था। और याद रखना कि यही रजिया की मौत का कारण भी बना। इतिहास बताता है कि ये रजिया की सबसे प्रिय सरदारों में से था। क्यों? अरे भाई सूबेदार बना रही है उसको डायरेक्टली, 40 अमीर सरदारों में से अगर एक को जो है सूबेदार बना देगी तो दिक्कत आएगी ना। जब इसने इसको बदायूं का ऐतगीन को सूबेदार बना दिया, ठीक है, और याद रखना कि यही वो व्यक्ति था जिसके कहने पर अल्तुनिया ने रजिया को किडनैप किया था, ठीक है। अब यहां पर कौन सी कहावत सटीक होती है? घर का वेदी लंका ढाए, और अर्थात आस्तीन का सांप हो जाना। यह आस्तीन में पलने वाला सांप था, लेकिन आस्तीन के सांपों का जो जहर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपकी सारी सच्चाई जानते हैं, ठीक। अब हुआ क्या, रजिया जो इक्ता व्यवस्था थी इल्तुतमिश की, उनमें भी फेरबदल करने लगी। भाई इक्ता व्यवस्था, इल्तुतमिश ने जो था मतलब आर्थिक पूंजी देने, मतलब उनको सैलरी के रूप में जो है इक्ता बांटना स्टार्ट किया था, उसमें भी जो है रजिया ने करेक्शन करना स्टार्टिंग किया, और जो है वो चीज भी अमीर सरदारों को अच्छा नहीं लगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जब ऐतगीन को सूबेदार बनाया तो जो 40 तुर्क अमीर सरदार थे बोले यार कुछ समझ में नहीं आ पा रहे, करा तो करा क्या जाए। लेकिन अभी यहां तक बर्दाश्त चलती, लेकिन अब इससे ज्यादा कहीं खतरनाक जो इसने बदायूं का सूबेदार ऐतगीन को बनाया, और ये एक प्रिय सरदारों में से था। लेकिन एक दिक्कत सबसे बड़ी पैदा यह हुई रजिया के साथ, अभी सीनियाई हबसी, अभी सीनियाई हबसी एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत। कौन था? याकूत।
ये अबिसीनियाई हस्ती था, इसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था इसका? मलिक याकूत। याद रखना, इसका पूरा नाम जो था मलिक याकूत था। इसको रजिया ने अपने शासन का सबसे बड़ा पद आमीर ए आखुर प्रदान कर दिया। आमीर ए आखुर, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आमीर ए आखुर जब प्रदान कर दिया, आमीर ए आखुर मैंने बता दिया था क्या होता था, ये असफ साला का अध्यक्ष। क्या होता था ये? असफ साला का अध्यक्ष। याद रखना, असफ साला का अध्यक्ष कौन होता था? अर्थात कहने का मतलब है कि 10,000 घुड़सवारों का नेतृत्व अर्थात उनका संचालन करने वाला। समझ रहे? इस पद के नीचे 10,000 घुड़सवारों का संचालन करता था, उनको घुड़सवारी की विद्याएं, धनुर्विद्या, कला आदि सिखाने वाला। अर्थात अमीर आखुर जो सबसे बड़ा पद होता था दिल्ली सल्तनत में, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राजा के जो निचले पदों में सबसे बड़ा पद होता था वो कौन सा होता था? आमीर आखुर, जो कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मिला था। जब वो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। समझ गए आप? ये मैं पढ़ा चुका हूं ना, ठीक है। तो अब बच्चों याद रखना, यहां पर जब इसको आमीर आखुर पद दिया और इसको बदायूं का सूबेदार, तो एतकीन को यह बात गली नहीं, लेकिन अभी तक तो चलता। हुआ क्या कि अबिसीनियाई हफ्सी जो याकूत था, मलिक याकूत, ये स्मार्ट भी था, देखने में बढ़िया था। अब रजिया का मन फिसल गया और रजिया जो थी वो मलिक याकूत से प्रेम करने लगी। बस यहीं से इसकी जीवन लीला जो है उल्टी शुरू हो गई, ठीक है। वो क्या हुआ कि मलिक याकूत अर्थात अबिसीनियाई जो हफ्सी था, उससे रजिया सुल्तान का उस पर दिल आ गया और उससे जो है वो प्रेम करने लगे। और प्रेम में अक्सर लोग अंधे हो जाते, है ना। अब वो ये भूल गई कि मैं दिल्ली की सुल्तान भी हूं। अगर मैं मानता हूं कि एक पुरुष होता तो वो अपनी मर्यादा को याद रखता, लेकिन कोई भी कहीं भी कुछ भी गलत कर सकता, आप किसी की गारंटी थोड़ा ही ना भाई, बताओ, है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब वो अबिसीनियाई हबसी के प्रेम में पड़ी तो इस कदर प्रेम में अंधी हो गई कि यहां तक इतिहासकार लिखता है कि जब कभी रजिया सुल्तान अपने घोड़े पर बैठती थी तो अबिसीनियाई हबसी मलिक याकूत उसको अपने कंधे पर बैठा करके घोड़े पे बैठाता था। समझ गए? बोले हम तो दिल्ली के सुल्तान हैं, हमको कौन रोकेगा। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना। अब सुल्तान ही गलत करे तो उसका परिणाम जानते ही हैं आप। उसका परिणाम भी मैंने आपको इसी क्लास के अंदर बताया था। कोई बच्चा बता सकता है? हैं? तुम्हारा मतलब है पढ़ो लिखो और भूल जाओ। मैंने बताया था कि अगर सुल्तान गलत करे तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है। और उसके पीछे मैंने बताया था आपको कि जब सूर्य देवी और परमल देवी को लेकर के कौन, मोहम्मद बिन कासिम अरब गया था तो वहां पर सुलेमान ने उसकी हत्या कर दी थी। जबकि दिल्ली सल्तनत पर, सल्तनत तो छोड़िए, भारत पर कहूंगा मैं, भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था जिसने विजय प्राप्त की थी। हिंदुस्तान के 14 वर्षों के इतिहास में 9 राजाओं ने 15 बार आक्रमण किया भारत पर, लेकिन कोई एक बार भारत को विजित नहीं कर सका। लेकिन वो पहला ऐसा था कि जिसने सन 712 में सिंध और मुल्तान को जीतकर भारतीय इतिहास के पन्नों में पहली अरब जीत को दर्ज कराया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक ना सुन के उसको क्या कर दिया था? मार दिया। तो सुल्तान भी मरा ना मरा, तो याद रख लेना कि वो बराबर होता। अब ये हफ्सी याकूत के बैठ बैठ के कंधे पे जो है घोड़े पे बैठती और जाती आती, ये लोगों को जो है गली नहीं। अब कोई होता है जो चुप चुप के भी प्रेम करता है किसी से, लेकिन बोलता नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, है ना, डरता है। हाँ अच्छा, इसका मतलब दाल में काला भाई है या दाल ही काली है? बच्चों भावनाओं को समझो दूसरे बच्चे की। हो सकता है कि कोई प्रेम अपने दिल में दबाए बैठा हो, अर्थात उजागर ना करना चाह रहा हो। ऐसा भी होता है कि कई बार प्रेम करते 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 बुढ़ापा आ जाता है, फिर उसके बच्चे मिलते हैं, फिर वो मामा मामा करते हैं तो उसे दिल पे चोट लगती है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। अगर मैं कह देता, उस समय उसको एहसास होता है कि काश मैं इससे कह देता तो आज ये संतान जो भागी फिर रही है, वायरस कीटाणु विटाणु, ये सब मेरे होते, है ना। तो ऐसा भी होता है अक्सर कभी कभी। अब साइलेंट। हुआ क्या कि एतकीन के दिल में ये बात चुभ गई। बोले यार ये तो नहीं चलेगा, इससे कैसे सेट हो गई ये,
समझ में बात ये नहीं आ रही, ठीक है। अब हम सबसे प्रिय, हम देखने में भी ठीक ठाक, ये तो हबसी है, ठीक है, ये तो हबसी है, हम तो यार बढ़िया है। लेकिन ये हुआ क्या, एतगीन चुप चुप के दिल में जो है अपनी ये बात सेट करता रहा, और उसने क्या काम किया, उसने मारा कांटेक्ट डायरेक्ट अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। बोले भैया, बोले हाँ, बोले मेरी बात सुन ले। बोले क्या? बोले ये दिल के मामला मैं तुझे आगे जरूर बताऊंगा, ठीक है। बोले क्या? बोले आज तो सही। अब उसने क्या काम किया, अल्तुनिया को बुला लिया। जब अल्तुनिया को बुला लिया तो सबसे पहले ये एतगीन का षड्यंत्र था बेटा, याद रखना। एतगीन ने किसको बुलाया? अल्तुनिया को। अल्तुनिया को बुलाकर के इसने क्या काम किया, विरोधी तुर्क सरदार, याद रखना, विरोधी तुर्क सरदार जो तुर्कानी चहलगानी के थे, मतलब इसमें केवल इसने वो लिए जो रजिया के विरोध में थे वो, और अल्तुनिया को बुलाकर के बैठा करके उसके कान भर दिए कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे गलत संदेश जा रहा है, और एक स्त्री हम पर शासन करे यार, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। अर्थात 40 अमीर सरदार भी ये चाहते थे कि यार स्त्री के अधीन हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐसे लोगों की मनसा थी। अब तो स्त्री डीएम बनी बैठी है, स्त्री भारत की प्रेसिडेंट बनी बैठी है, उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थी, है ना। अर्थात अब स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। अब तो लड़कियां जो है यूपीएससी में भी टॉप मार रही हैं, एसएससी में भी टॉप मार रही हैं, ठीक है, और घर में शादी हो रही तो भी टॉप ही मार रही हैं, ठीक है। बोले सास भी कब्जे में, ससुर भी कब्जे में, ठीक है, और आदमी तो है ही रिमोट कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा है अक्सर जो है। तो हुआ क्या कि एतगीन को ये बात जो है गवार नहीं हुई, उसके पेट में वो पके, और उसने अल्तुनिया को बुलाया, क्योंकि उसको लगता था कि मैं यार कर नहीं पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। अल्तुनिया जो है वो खतरनाक था, ठीक है। अब हुआ क्या, अल्तुनिया को बुलाने के बाद उसने अल्तुनिया को चढ़ा दिया। हुआ उसी समय यह घटना हुई कि जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी, हुआ क्या कि ये युद्ध लड़ने के लिए निकली सिरमौर को। कहां पर? सिरमौर का युद्ध लड़ने के लिए। जैसे ही ये सिरमौर का युद्ध लड़ने के लिए निकली, ठीक है, अल्तुनिया पूरी पिक्चर सेट करे बैठा था। वो गया और जाने के बाद बोले अब रजिया नहीं है यहां पे, और जाने के बाद उसने तुरंत से पहले क्या काम किया, मलिक याकूत जो था, जो अविसीनियाई हफ्सी थी, उसकी हत्या। क्या कर दिया? उसकी हत्या। अरे घबराने की क्या बात है भैया, चुप चुपके वाले प्रेमी ऐसे ही मरते हैं। तुमने देखा नहीं कितने पकड़े गए हैं? अरे दीवारें कूद रहे हैं, रात को लाइट जला रहे बुझा रहे हैं, तो वो तो पकड़े ही जाएंगे। तो उन्हीं में कहता ये पकड़ा गया, इसको मार दिया। किसने मारा? अल्तुनिया ने मलिक याकूत की हत्या कर दी। क्या करा? मलिक याकूत की क्या कर दिया बेटा? हत्या कर दी। समझ लेना अच्छे से, ठीक है, हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दी तो भाई एक बात बताओ, जब प्रेमी मर गया तो प्रेम लीला तो समाप्त हो गई। भाई प्रेमी के मरने के बाद प्रेम लीला समाप्त। अब रजिया सदमे में आ गई कि यार ये क्या। जब रजिया सदमे में आई तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही सिरमौर से वो वापिस आई, कौन? रजिया। अल्तुनिया बहुत खतरनाक था, उसने क्या काम किया, रजिया को कैद कर लिया। बोले आजा तू भी। कैद कर लिया, क्योंकि मलिक याकूत को जब उसने मारा षड्यंत्र के द्वारा, इस षड्यंत्र में एक व्यक्ति और भी शामिल था जो इसे पूरा कंडक्ट कर रहा था। उसका नाम था मुइजुद्दीन बैराम शाह, अर्थात वो रजिया का भाई था। उसको जो है ये बात चुभ रही थी, भले ही चाहे सोतेला भाई था, लेकिन उसको ये बात क्या थी, चुभ रही थी कि यार मेरी बहन ऐसा करे। बहन अगर इस तरीके का बिहेवियर कर रही दिल्ली सल्तनत में, अब दिल्ली सल्तनत के अधीन जानते हैं आप, संपूर्ण उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था। उनकी जो है विजयों के चर्चे साउथ इंडिया तक थे, लेकिन उत्तर भारत जो था, अर्थात पूरा जो नॉर्थ इंडिया था, वो उन्हीं के कब्जे में था। सिंध, मुल्तान, लाहौर, बदायूं, अनिलवाड़, जितनी जगह थी वो सब दिल्ली के अधीन आती थी। और दिल्ली का सुल्तान जब इस तरीके की हरकतें करेगा तो लोगों को ये नहीं गलेंगी, है ना। तो उस समय क्या काम किया, मतलब मुइजुद्दीन बैराम शाह ने समर्थन किया कि ठीक है, इसको जो है जैसा करना है करो, इसको खत्म कर दो। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने क्या काम किया कि चल भाई ठीक है, क्योंकि अल्तुनिया से मिला कौन, ठीक है, मुइजुद्दीन बैराम शाह, ठीक है, मुइजुद्दीन बैराम शाह। और एक अल्तुनिया से कौन मिला, इधर एतगीन और इधर मुइजुद्दीन बैराम शाह। मुइजुद्दीन बैराम शाह का अलग कॉन्टैक्ट था और एतगीन का जो है इससे अलग कॉन्टैक्ट था। अब दोनों का कॉन्टैक्ट एक हुआ
क्या? रजिया को कैद करना। किसको करना? रजिया को। इसने क्या काम किया? रजिया को कैद कर लिया, लेकिन रजिया को मारा नहीं। और रजिया को कैद करने के बाद ये अपने किले में ले गया। कहां पर? बठिंडा। कहां ले गया ये? बठिंडा। बोले चल। अब रजिया बोली यार अब तो मारेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की गद्दी अब हाथ से चली गई। बात समझना। और रजिया किसी कीमत पे गद्दी को गंवाना नहीं चाहती थी। तो दिल्ली की गद्दी क्या हो गई? खाली हो गई। भाई अगर रजिया को कौन ले गया कैद करके? अल्तुनिया ले गया। कहां ले गया? बठिंडा। तो दिल्ली की गद्दी क्या हो गई? खाली हो गई। जब दिल्ली की गद्दी खाली हुई तो दिल्ली पर बैठा मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन बैठा? उसका भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर जो है किसने बिठाया? उसको बिठाया तुर्क अमीर सरदारों ने। बोले तू बैठ जा, क्योंकि रीजन यह था कि कोई भी बैठे लेकिन सुल्तान के वंशावली में से ही बैठेगा। उन्होंने जो है उसको जो है बिठा दिया। बैठाने के बाद रजिया इसके कैद में जब आई, रजिया चाहती थी कि दिल्ली किसी भी कीमत पे जो है जानी नहीं चाहिए मेरे हाथ से, क्योंकि दिल्ली किसी भी कीमत पे अगर जाएगी तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसका सपना था दिल्ली पर शासन करने का। अब यहां पर जब वो बैठ गया और उसको कैद करके ले गया कौन? अल्तुनिया। तो अब इसी समय क्या काम किया? दिल्ली की गद्दी पर जब मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठा तो इसने बैठते ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना, इसने बैठने के बाद एक पद, नवीन पद, मतलब एक नया पद, ठीक है, नायाब ए मामलिकात, नायाब ए मामलिकात, एक पद का सर्जन किया जिसका नाम था नायाब ए मामलिकात। समझ गए? एक नवीन पद किसने बनाया? ये दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने ये सर्जित कर दिया। ये पद, जब ये पद इसने जो है सर्जित कर दिया तो ये पद जो था मुइजुद्दीन ने ऐतगीन को दे दिया। किसको दे दिया? ऐतगीन को। किसको दे दिया बेटा? ये ऐतगीन। इसको पहली बार इस पद को सर्जित करने के बाद जो है ऐतगीन को दिया। अब ये पद होता क्या था ये समझने की कोशिश करना। अभी तक समझ में आ रही है रजिया? हैं? ऐसी एक गाना है कि रजिया फंस गई, है ना, तो वो बेचारी अब फंसी हुई है रजिया, अभी निकलेगी, देखो कैसे निकलती है। चालाक थी, बुद्धिमान थी, ठीक है, तो आ ही जाता है बुद्धिमानी से कोई भी। अभी कुछ भी आगे का कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी यहां पर समझने की कोशिश करना कि ऐतगीन को जब नायाब ए मामलिकात का पद दे दिया, नायाब ए मामलिकात का जो पद था वो दिल्ली सल्तनत में उसकी क्या वैल्यू थी, ये समझने की कोशिश करना। या किसी को पता है? हैं? पता है? नहीं पता तो बोल क्यों नहीं रहे? इसको कहते थे सुल्तान का संरक्षक, अर्थात सुल्तान के अभाव में सुल्तान का पूर्ण दायित्व या उसका निर्वहन करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सुल्तान के मामलों में पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने वाला, सुल्तान का संरक्षक के रूप में कार्य करने वाला, अर्थात सुल्तान के अभाव में काम करने वाला कौन था? नायाब ए मामलिकात। समझे? जब इसने नायाब ए मामलिकात का पद ऐतगीन को दे दिया तो अब जो है कौन? अल्तुनिया। समझ रहे? अल्तुनिया। अल्तुनिया बोला कि यार हमने युद्ध लड़ा, रजिया को हराया और कैद करा, ठीक, और नायाब ए मामलिकात जो है वो ऐतगीन बना और दिल्ली का पद मुइजुद्दीन बहराम शाह को दे दिया। ये बात हमको नहीं गलेगी। ये बात जो है उसको क्या है, चुप गई। किसको? अल्तुनिया को। बोले यार ये तो गलत है। अब जाहिर सी बात है उसकी मेहनत थी, ठीक। अब रजिया ने जैसे देखा कि इसने जो है तुर्क अमीर सरदारों की जो है बुराई शुरू कर दी और इनकी जो है बुराई कर रहा, तो रजिया बोली आई लव यू, ठीक है। रजिया ने अल्तुनिया को भी ऑफर, बोले देख वो मेरा प्रेमी था और तू मेरा पति, ठीक है। अब रजिया ने क्या काम किया, इस लालच में अल्तुनिया से शादी कर ली कि अल्तुनिया दिल्ली की राजगद्दी उसको दे देगा लेकर, क्योंकि अल्तुनिया इतना पावरमैन था कि वो इसको हरा सकता था। लेकिन जानते हो मोहब्बत के जानवर से सुस्त जानवर इस धरा पर उतरा नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ भी समझाओ उसको समझ आने वाली है नहीं, ठीक है। बस उसकी बेवफा सनम दिखाई देगी या खुद दिखाई देगा,
तो इसलिए मेरी बात समझना, अभी ये मारा जाएगा बेचारा, ये भी मारा जाएगा बेआई में। किसके चक्कर में? रजिया के चक्कर में, है ना। एक तो मारा गया और दूसरा भी मारा जाएगा। अब देखो कैसे, लेकिन पावरमेंट था, एकदम से आसान नहीं था इसको। तो अल्तूनिया को लगा कि यार एतगीन को ये पद दे दिया, जबकि ये पद तो मुझे मिलना चाहिए था। उसने जो है इस चीज को जो है गलत तरीके से लिया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया, अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने क्या काम किया कि पहले ये मैसेज भिजवाया रुकनुद्दीन बहराम शाह को कि भाई आप जो है ये पद जो है मुझे दे दो। लेकिन क्या हुआ, उसने जो है वो मना कर दिया। मना करने के बाद उसकी जो संतुष्टि, जो असंतुष्टि थी उसकी, तो वो असंतुष्टि रहा। रजिया ने इसी समय क्या काम करा, उससे शादी कर ली अल्तूनिया से। शादी की खबर जो थी वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के कानों में पहुंच गई। उसको जो है और ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक, गुस्सा आ गया, ये भी गुस्से में और वो भी गुस्से में। जब अल्तूनिया गुस्से में, तो अल्तूनिया ने क्या काम किया, इसने सबसे पहले जो है खोखर, आपने सुना है खोखर? ये तो सुना नहीं होगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं। ये वो जाति थी जिसने मोहम्मद गोरी पर भी अटैक किया, जिसने जो है मोहम्मद बिन कासिम पर भी अटैक किया। आपको जाते हुए इनका वर्णन है ना, खोखर ये बड़ी लड़ाका और खतरनाक जाति थी। ठीक है, ये खोखर जाति थी। अब अल्तूनिया ने क्या काम किया, खोखरों को लिया। फिर इसने क्या काम किया, राजपूतों को लिया। राजपूतों बोले तुम भी आ जाओ यार। फिर इसने क्या काम किया, जाटों को इकट्ठा किया, बोले आ जाओ यार तुम भी आओ। बोले क्या मतलब है भाई? बोले मतलब यह है कि अब हमको युद्ध करना है। बोले किसके साथ? बोले मुइजुद्दीन बहराम साहब अर्थात दिल्ली सल्तनत पर हमको युद्ध करना है। अब हमें दिल्ली पर अटैक करना। ये था कहां पर? अल्तूनिया कहां पर था उस समय बेटा? ठीक है, अल्तूनिया जो था वो बठिंडा में था, और बठिंडा में कैद में जो थी कौन थी? रजिया। लेकिन बेचारी जब शादी कर ली तो कैद से बाहर आ गई। अर्थात उसने जब उससे शादी कर ली, उसको लगा कि अब दिल्ली पे शासन मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रजिया का ही षड्यंत्र था, जो इसने जाटों को, खोखरों को और राजपूतों को जोड़ा, और तीनों की संयुक्त सेना ले जाकर के इसने जो है क्या काम किया, मुइजुद्दीन बहराम शाह के खिलाफ दिल्ली की ओर कूच कर गया। क्या कर गया ये? दिल्ली की ओर कूच, मतलब जो है दिल्ली की ओर निकल गया। कौन? अल्तूनिया। अल्तूनिया किधर निकला बेटा? दिल्ली की तरफ। जब दिल्ली की तरफ ये निकल गया तो हुआ क्या, उधर से कौन आ गया? उधर से आ गया बहराम शाह। बोले चल भाई ठीक है, युद्ध लड़ते हैं, जब तू आ रहा है तो हम भी आ रहे हैं। अब दोनों दुश्मन हो गए। पहले इसने इसको चढ़ाया, पूरा षड्यंत्र आपको दिमाग में आ गया। अब दोनों जो है आपस में आए, तो हुआ क्या कि इस युद्ध में जो था वो अल्तूनिया जो है क्या हो गया, हार गया। क्या हो गया बेटा? इस युद्ध में अल्तूनिया हार गया। लेकिन हुआ क्या कि रजिया सुल्तान भी इसके साथ थी यहां पे युद्ध में, क्योंकि वो तो पहले से युद्ध लड़ रही थी, तो नेतृत्व करता थी, एक स्टैब्लिश माइंड थी, तो उसको ले जाना भी उचित था। अगर हाँ पागल बुद्धू होती है ऐसे ही हाँ जी हो जी, तो समझ में आती है कि नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन वो स्टैब्लिश माइंड थी, बेहतर थी, उसका सबसे अच्छा तरीका था शासन संचालन को। बस क्या था, वो यहाँ मात खा गई। और होता है अक्सर ऐसा, उम्र के एक पड़ाव में जीवन में व्यक्ति के सब दौर आते हैं, लेकिन उस समय संभलना होता है। अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है तो हमारी लाइफ के पास में वही टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि याद रखना कि जीवन में कोई आदमी अगर अपनी तकदीर को कोसने लगता है तो मेरे हिसाब से वो अनुचित है। क्यों? क्योंकि जब इंसान पैदा होता है इस धरती पर, अर्थात ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति को जब जिंदगी देता है ना, तो वो सारे मौके देता है उसको, बिगड़ने का भी, सुधरने का भी, बढ़ने का भी, पीछे हटने का भी, बदनाम होने का भी, वो सारे मौके उसको देता है। आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ने हमको मौका नहीं दिया। जो दिन 24 घंटे का तुम्हारे पास था वो दूसरे के पास भी, पूरी दुनिया के पास भी वही है। जो दिन सोमवार का था वो सोमवार का ही तुम्हारे पास है, सोमवार का ही दूसरा। मतलब कहने का यह है कि जिंदगी तुमको सब मौके देती है, लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, सही डिसीजन लेने वाले आप हैं। किस समय पर क्या डिसीजन लेते हैं ये चुनना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग सही कीमत की वैल्यू समझ लेते हैं वो आगे बढ़ चले जाते हैं, जो नहीं समझते वो ही अपनी जिंदगी का सफर करते रहते हैं। और लाइफ सक्सेस का नाम है। चलते रहने तो सबकी चलती है जिसकी जितनी होती है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ को जो है इस समाज में बेहतर दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है।
जैसा समाज है वैसा आपको जीना पड़ेगा, उससे बाहर जाकर के आप नहीं जी सकते। अगर अमेरिका का कल्चर मैं मुरादाबाद में स्टार्ट कर दूं तो लोग उसको टिप्पणियां करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। तो जैसा समाज है वैसा उसी अनुरूप आपको ढलना और चलना पड़ेगा। इसी के साथ वाणी विराम देते हुए मैं पुनः रजिया पर जाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्लास है ना अभी, ठीक है, तो इसलिए लास्ट में जो है खत्म करते हैं अब इसको। रजिया सुल्तान ने कहा कि आप जाट खोकर और राजपूतों को जोड़ो और लड़ो, हो सकता है कि एक बार जब उससे हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हुआ क्या कि उसके बाद में अल्तूनिया जो है ये युद्ध हार गया। जब अल्तूनिया युद्ध हारा तो दिल्ली से हरियाणा को एक मार्ग जाता है, कैथल मार्ग। क्या जाता है? कैथल मार्ग। जब ये दिल्ली से हरियाणा की तरफ, कैथल की तरफ मुड़ा तो जो इसका सैनिक शिविर था, किसका किसका बेटा, किसका? अल्तूनिया का। अर्थात उसे आप रजिया का भी कह सकते हैं, क्योंकि रजिया भी तो उसका नेतृत्व कर रही थी। जो इसके साथ राजपूत और खोकर और जाट जो तीनों जातियां थी, अर्थात सैनिक शिविर जो था तीनों का, वो इससे बिछुड़ गया। क्या हो गया? बिछुड़ गया। और ये बहुत ज्यादा टूट गए दोनों के दोनों। कैथल मार्ग से जाते हुए, ये लिखता है इतिहासकार कि कैथल मार्ग से जाते हुए आगे जाने के बाद एक पेड़ के नीचे जो है रजिया और अल्तूनिया दोनों जो है यहां पर बैठकर जो है आराम करने लगे। जब ये दोनों यहां पर बैठ के आराम करने लगे तो कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि बैराम शाह ने इनको मरवाया, लेकिन इतिहास के तथ्यों के अनुरूप जो सर्वाधिक सही है वो कहा जाता है कि 25 दिसंबर, कितना बेटा? 25 दिसंबर 1240 को, 25 दिसंबर 1240 को इस पेड़ के नीचे, अर्थात कैथल मार्ग, दिल्ली से पराजित होकर के लौटते समय कैथल मार्ग जो है यहां पर पेड़ के नीचे आराम करते हुए 25 दिसंबर 1240 को रजिया और अल्तूनिया दोनों की जो है वहां के जंगली डकैतों के द्वारा हत्या कर दी गई। और यहां पर रजिया का शासन साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, क्योंकि रजिया की यहां पर हत्या कर दी गई और इसी के साथ अल्तूनिया की भी हत्या कर दी गई। अब दिल्ली पर कोई दावेदार ऐसा नहीं था कि जो उनके खिलाफ उंगली उठा सके। तो यहां तो रजिया का शासन संचालन खत्म हो जाता है। समझ गए? ये थी रजिया की कहानी। अब छोटी सी कहानी मैं बता दूं आपको, जरा बलवंत तक लेके चल रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट की क्लास हो रही, टाइम तो हो गया होगा, अभी 10 मिनट है मेरे पास, है ना। भटिंडा, तवर हिंद, पानीपत के युद्ध के मैदान के बराबर में, मैंने आपको बताया था ना, हरियाणा के इधर, ठीक है, तवर हिंद बढ़िया। अब रजिया की डेथ हो गई कितने में? 1240 में। 1240 में जब रजिया की डेथ हो गई तो इल्तुतमिश का पुत्र जो था बहराम शाह, समझ गए, 1240 से लेकर के 1242 तक जो है इल्तुतमिश का एक पुत्र था जो नाम था उसका बहराम शाह। अभी लिखा था ना वही, ठीक है, कौन? बहराम शाह। देखिए, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? अगला शासक बहराम शाह। जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बहराम शाह बैठ गया, कौन बैठ गया अगला? रजिया के मरने के बाद कौन बैठा? भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि उसी ने तो हराया था, वही बैठा था। लेकिन इसके शासन में क्या हुआ? 1240 में जैसे ही बैठता है, ठीक है, 1240 में जैसे ही बहराम शाह बैठता है दिल्ली की गद्दी पर, तो 1241 में, ठीक है, एक मंगोल आक्रमण हुआ इसके साम्राज्य में। एक मंगोल आक्रमण हुआ और इसका मंगोल आक्रमण का नेतृत्व करता था तायर। कौन था? तायर। ठीक है, ये याद रख लेना, मंगोल आक्रमणकारी कौन था उस समय? तायर, अर्थात चंगेज खां के वंशजों में से एक था। ठीक, तो तायर ने जब अटैक किया तो हुआ क्या कि इसने इस समय जो है, तायर ने जैसे ही दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था, उस समय कौन था? बहराम शाह। तो तायर पूर्णतः दिल्ली को तो नहीं जीत पाया, लेकिन इसने क्या काम किया था? सिंध और प्लस मुल्तान वाले जो एरिया थे वो यहां पर जीत लिए, और लाहौर से ये अछूता रहा, मतलब लाहौर को नहीं जीत पाया। लाहौर से पीछे पीछे सिंध और मुल्तान को जो है यहां पर जीत लिया। ठीक है, क्या कर लिया इसने? जीत लिया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ तुर्क अमीर सरदार जो थे, जैसे इसने शासन संचालन चलाया तो इससे भी नाराज हो गए, क्योंकि ये बात अब इल्तुतमिश की याद आती है
कि रजिया सुल्तान का शासन, उसने कहा था कि रजिया सुल्तान जब शासन करेगी तो वो ये खुद बता देगी कि मैंने इसको उत्तराधिकारी क्यों नियुक्त किया था। अर्थात 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए कि जो है बहराम शाह के खिलाफ जो तुर्कानी चहलगानी, जो तुर्क अमीर सरदार थे, वो इसके खिलाफ आ गए। और जब खिलाफ आ गए तो तुर्क अमीर सरदारों ने 1242 में इसको खुद बंदी बना लिया। क्या कर ला? खुद बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर जो है इसे बंदी गिरह में डाल दिया। किसको? बहराम शाह को। किसने बनाया? तुर्क अमीर सरदारों ने इसको बंदी बना लिया। और बंदी बना करके क्या कर दिया? इसको किसमें डाल दिया? बंदी गिरह में। उनका यह षड्यंत्र था और उन्होंने उसी षड्यंत्र के तहत जो था क्या काम किया? कुछ समय के पश्चात बहराम शाह की हत्या कर दी। जब बहराम शाह की हत्या कर दी तो उसके बाद 1242 में यहां पर जो है 1242 में 1242 से 1246 तक यहां पर एक और जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 में इसकी हत्या के बाद तुर्क अमीर सरदारों ने जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को बैठाया। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह जब बैठा तो ये बात, इसमें एक तुर्क अमीर सरदारों में बड़ा खूंखार अमीर सरदार था। बड़ा खूंखार मतलब कि दिल्ली सल्तनत में जो है खूंखारी के चर्चे हैं उस व्यक्ति के। अर्थात उसे हम कह सकते हैं बलवन। क्या कह सकते हैं उसको? बलवन। बलवन बहुत ही खतरनाक प्रकृति का था, क्योंकि बलवन खुद लिखता है, एक वक्तव्य में बता रहा हूं बलवन का। बलवन लिखता है कि जब मैं किसी शूद्र जाति के व्यक्ति को देखता हूं या नीच जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा गुस्से से मुंह लाल हो जाता है और मेरा जो हाथ है वो तलवार की तरफ चलता है। वो लिखता है ऐसा कुछ। लोह एवं रक्त नीति का संचालन करने वाला कौन था? बलवन था। लेकिन ये बलवन के शासनकाल में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि बलवन बड़ा तुर्क था, मतलब गुस्से वाला था। ठीक है, अब समझ लीजिएगा कि बलवन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया। 1246 में इसने जो है बलवन ने इसको हटा दिया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को। और इसने इल्तुतमिश के बेटे, अर्थात बेटे का बेटा, क्या हुआ? इल्तुतमिश का पोता। और इल्तुतमिश का पोता बना नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? ठीक है, इल्तुतमिश का पोत्र। ठीक है, पोत्र जो है पोता, वो उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। याद रखना, नसीरुद्दीन महमूद को जो है क्या काम किया? बलवन ने। किसने बेटा? बलवन, जो तुर्क अमीर सरदारों के संगठन में मौजूद था, उसने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सल्तनत की गद्दी सौंप दी 1246। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया तो इसने, नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन से खुश होकर के इसको क्या कर दिया? उलूग खां की उपाधि दी। उलूग खां। बलवन किसके पास उलूग खां की उपाधि थी? बलवन के पास। उलूग खां की उपाधि दे दी। उलूग खां की उपाधि के साथ में अब बलवन को लगा, देखिए यहां पर एक संचालन नीति का देखिए, समझिएगा। ठीक है, बलवन ने मौके का फायदा उठाया और उठाने के बाद तुरंत चौका मारा, अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। क्या कर दिया? अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ जो था वो बलवन ने कर दिया। अब एक बात बताओ, जब दामाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो कौन टक्कर ले भैया ससुर से, है ना? लेकिन कई बार ससुर जो है वो अपनी के चक्कर में भी कर देता है। अपनी के मतलब जो है, आपने देखा ही है, मैंने यलदोज की कहानी आपको पढ़ाई थी। यलदोज ने जो अटैक किया था किस पे? कुतुबुद्दीन ऐबक पे। और यलदोज कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर, और वो उसका दामाद। तो उसने अपने दामाद पे अटैक कर दिया। लेकिन बेचारा दामाद इतना भला था कि दोबारा गजनी को जीतने के बाद भी उसे गजनी दिया। भाई गजनी दिया। फिर हुआ तो ये कि गजनी जीतने के बाद भी फिर उसके दामाद से भी लड़ने पहुंच गया। भाई इल्तुतमिश से भी तो लड़ा ना ये है। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की थी, आपको शायद मालूम होगा। बदायूं ले जाकर के इसको मार दिया था। ठीक है, तो इसने क्या काम करा? तो ये सब चलता है यहाँ पे। ठीक है, सुल्तान बनने के लिए लोगों ने अपने पिताओं की हत्या की है। लेकिन टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, कि अगर आज तुम अपने पिता को मारोगे तो कल तुम्हारा बेटा भी तुमको मारेगा। ये इतिहास के अंदर सच्चाई है, प्राचीन इतिहास में इस चीज को पढ़ते हैं हम। लेकिन अभी यहां पर समझिएगा कि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया और उलूग खां की उपाधि लेकर के, मतलब पूर्ण दायित्व जो था वो इसी के पास था। बलवन ही शासन संचालन कर रहा था। लेकिन इसने मौका पाकर के, समझ रहे, 1265 में, कितने में?
1246 से 1265 में बलवन ने क्या काम किया, नसरुद्दीन महमूद को हटा करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। और अगला सुल्तान दिल्ली का बना कौन, गियासुद्दीन बल्ख। और यहीं पर जो है दिल्ली के सल्तनत में अर्थात रजिया सुल्तान का जो शासन होता है समाप्त। और बच्चों इसी के साथ वाणी विराम। थैंक यू। ठीक है।